नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज फिर से समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं क्रिकेट के बारे में। शायद कुछ दिन पूर्व हम जानते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। न्यूजीलैंड के सामने आखिरी मैच जो फाइनल मैच था वो हमने जीत लिया। और आजकल आईपीएल प्रीमियर लीग चल रहा है, तो क्रिकेट और भारत मेरे ख्याल से दो अलग हो ही नहीं सकते। भारत में क्रिकेट, अगर विश्व में कहीं भी अगर क्रिकेट है तो उसका अगर भारत नहीं है तो वो क्रिकेट मैच ही नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसी अतिशयोक्ति में भी कहूँगा तो भी कोई गलत नहीं होगा। और एक बात कि भाई अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में भारत को कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक तो मेंबरशिप का भी विषय है, प्रेक्षकों का भी विषय है और संपत्ति का भी विषय है। संपत्ति के बारे में अगर हम देखें तो बीसीसीआई, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो हमारा भारत का है, उसमें हमारे पास 18,760 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 18,760 करोड़ ऑफ रुपीज़। अगर हम पूरे विश्व के सारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अगर एकत्रित करें तो वो भी उससे कम है। अगर देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास है 492, पाकिस्तान के पास 458, बांग्लादेश 425, साउथ अफ्रीका 392, जिम्बाब्वे का 317, श्रीलंका का 166 और वेस्ट इंडीज का 125। न्यूजीलैंड सबसे कम, सिर्फ 75 करोड़ की संपत्ति इन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में है। इसलिए चलता तो भारत का ही है। इसलिए अगर आप शायद जानते होंगे कि मेजबान था चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान, लेकिन जब चाहे, अब वैसे और एक बात है, जो प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई है तो वो भी जय शाह, यानी अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा, वो आज प्रमुख है। और पाकिस्तान ने मेजबानी की, उसके बावजूद भी हमने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। इसलिए सारी मैचें भारत की दुबई में हुई। यह एक उसका रिजल्ट है। वैसे अगर हम एक बात देखें तो पता नहीं, विश्व में युद्ध का सीज़न चल रहा है। जैसे मैंने क्रिकेट का सीज़न कहा, वैसे युद्ध का सीज़न चल रहा है। एक बहुत लंबे समय से चल रहा युद्ध है रशिया और यूक्रेन का। 3 साल तक पहुंचने आ रहे हैं और कई खुआरी हुई है। उसके बाद में फिर से इजराइल और हमास, गाजा बॉर्डर, वेस्टर्न बैंक, उसके बाद में वो फिर से आगे बढ़े, हुती के सामने भी हुए, यानी लेबनान शायद है, लेबनान के साथ भी ये युद्ध हुआ। ये सारे युद्ध जब हो रहे हैं तब बाकी सारे जो देश हैं उनको भी ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमारा भी नंबर आएगा युद्ध का। इसलिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई उन्होंने भी तो युद्ध के लिए हमला किया सीरिया के ऊपर, वो भी युद्ध तो चल ही रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो भाई जो देश युद्ध में जा रहा है उसके पास हथियार होने चाहिए। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उसके पास औजार चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हथियार चाहिए। तो यह जो खर्च है वो बजटेड खर्च सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो है अमेरिका, अबज डॉलर तक, यानी 968 अबज डॉलर का खर्च अमेरिका कर रहा है सुरक्षा के हेतु से हथियारों के लिए। चीन कर रहा है 235 अबज डॉलर, रशिया कर रहा है 146 अबज डॉलर, जर्मनी कर रहा है 86 अबज डॉलर, ब्रिटेन कर रहा है 81,
उसके बाद भारत का नंबर आता है। 74.4 अरब डॉलर का खर्च भारत भी कर रहा है। वैसे आप उसके नीचे जो आते हैं वो सऊदी अरब भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसे सारे देश आजकल लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा का बजट बढ़ता जा रहा है, उसके लिए खर्च भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी युद्ध के विषय में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ध्यान में आएगा कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चला है, तो उस यूक्रेन के रहने वाले लोग भाग गए हैं यूक्रेन से। तो कितने लोग गए और कहाँ कहाँ पहुँच गए, यह अगर हम देखें तो भाई इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के संदर्भ में ये कहा गया है। इसमें जो लोग गए हैं उसमें से 69 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 69 lakhs people have left the Ukraine and they have gone to Russia। देखिए रशिया के साथ युद्ध चल रहा है, फिर भी लोग रशिया में चले गए। 10.22 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर रशिया में गए। उससे ज़्यादा जर्मनी में गए 10,24,000 लोग ये जर्मनी में गए। पोलैंड में करीब 10 लाख, स्पेन में करीब 2 लाख। ऐसे लोग भाग भाग कर खुद की सुरक्षा के हेतु चले गए। बीच में अगर शायद आपको ये भी पता होगा कि गाजा में से भी लोग भाग गए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि युद्ध विराम हो गया है, समझौता हो चुका है, लेकिन उस समझौते में फिर से हमास ने जो इजराइल के बंधक है उनको नहीं छोड़ा। इसकी वजह से फिर से इजराइल ने गाजा पर अटैक किया, फिर से लोग वहाँ से भागने लगे हैं। क्योंकि ऐसे युद्ध के क्षेत्र में मर जाना इससे अच्छा है कि कहीं और शरण ले लेना, ऐसा मेरे ध्यान में आ रहा है। विश्व में गत साल आतंकी हमले जिस जिस देश में हुए उसमें कौन से देश और कितने हमले हुए, इनमें से करीब एक पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है बुर्किना फासो। यह एक पश्चिमी अफ्रीका का देश है जिसमें 20% जो टोटल हमले हुए उसमें से 20% इस देश में हुए। और दूसरा नंबर स्वाभाविक है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 17% पाकिस्तान के ऊपर आतंकी हमले हुए हैं। पाकिस्तान में ही आतंक पनपता है और वहीं पर हमले उनके होते हैं। हम जानते हैं अभी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने एक जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से चलकर निकल रही थी तब उसके ऊपर अटैक किया गया और कई लोगों को मारा गया, ऐसा कहते हैं। पाकिस्तान कुछ और कहता है और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कुछ कहती है। तो यानी ये जो आतंकी हमले हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन ये साउथ अफ्रीका का छोटा सा देश है, इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते, अब मैं एक ऐसे विषय पर आपके साथ बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे बिजली की आवश्यकता हर साल बढ़ रही है और उस बिजली का उत्पादन जो 75% कोयले के आधार पर हो रहा है। यानी अगर कोयला है तो थर्मल पावर हमें मिल सकता है, तो कोयला अपने लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जितना कोयला भारत से खदान में से निकलता है उतना ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है। हमें कोयला भी कई बार इंपोर्ट विदेशों से करना पड़ता है। तो ऐसा जो कोयला है वो भारत में भारत सरकार की कोल इंडिया लिमिटेड यानी भारत सरकार की कंपनी है और वो खदानों से करीब 7,500 लाख टन का कोयला साल में निकालती है। वैसे तेलंगाना का एक विशिष्ट है, वो लोग भी निकालते हैं, वो 656 लाख टन उन्होंने निकाला साल में। और जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स है, उनका भी कुछ अच्छा सा 1876 लाख टन। लेकिन एक विशेष बात हुई कि पहली बार ऐसा हुआ
कि 1 बिलियन टन कोयला भारत में निकला, यानी खदानों में से निकाला गया, यानी यह बढ़ रहा है। यह बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट था वो करीब 8% घट गया, ऐसा 8.4% घटा, जिसकी वजह से $5.43 बिलियन हमारी बचत हुई, यानी इतना पैसा हमें चुकाना नहीं पड़ा, ऐसी स्थिति है। वैसे भारत की बात तो हम समझ गए, लेकिन क्या विदेशों के बारे में, विश्व के अन्य देशों के बारे में कोयले की क्या स्थिति है? आपको आश्चर्य लगेगा, सबसे ज़्यादा कोयला खदानों में से चीन से निकलता है। करीब पूरे विश्व का अगर हम ऐड करें तो 52% चीन से निकलता है। दूसरे नंबर पर भारत आता है, लेकिन वो सिर्फ 11% टोटल कोयले खदानों से में निकलने के लिए। इंडोनेशिया का 9% है, ऑस्ट्रेलिया का 5% है, अमेरिका का सिर्फ 6%, रशिया 5% और साउथ अफ्रीका का 13%। अन्य देशों में से सिर्फ 10% हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एनर्जी वो इंडस्ट्री के लिए भी आवश्यक है और घर में डोमेस्टिकली भी हमें आवश्यक है। घर में बिजली आए यह भी आवश्यक है। इसलिए कोयला 75% बिजली बनाता है। टोटल बिजली जितनी चाहिए उसकी खपत की 75% थर्मल है, यानी कोयले के आधार पर निकलती है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समाचार जरा हटके। थैंक यू।